वो तो बहुत हिंसक प्रदर्शन हुए थे। नमस्कार। आज हम भारत में भाषा को लेकर जो लगातार बहस चलती रहती है उसी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे सामने कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ लेख हैं जो इस आप कह सकते हैं उलझे हुए मुद्दे की परतें खोलते हैं। समझने की कोशिश ये है कि आखिर ये विवाद सिर्फ कौन सी भाषा बोली जाए इससे कहीं ज्यादा गहरे क्यों है और कैसे भाषा राजनीतिक फायदे का एक बड़ा हथियार बन गई है। तो चलिए खोलते हैं इसे। पहली नजर में लगता है कि ये सिर्फ संस्कृति बचाने की लड़ाई है, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि ये चुनावी गणित, क्षेत्रीय दबदबे और राजनीतिक वर्चस्व की एक सोची समझी कहानी भी है। इसकी जड़ें तो इतिहास में काफी गहरी हैं। सोचिए 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जब सी राजगोपालाचारी ने हिंदी अनिवार्य की थी, तब पेरियार और जस्टिस पार्टी ने 3 साल लंबा आंदोलन छेड़ दिया था। मतलब 1200 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 2 मौतें भी हुईं। और फिर 1965 में जब केंद्र ने सोचा कि हिंदी को अकेली राजभाषा बना दें, तो तमिलनाडु तो जैसे सुलग उठा। हाँ, वो तो बहुत हिंसक प्रदर्शन हुए थे। बिल्कुल, करीब 70 जानें गईं और उनमें ज्यादातर छात्र थे। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि भाषा लोगों को राजनीतिक तौर पर कैसे जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। और यहीं से एक पैटर्न बनता दिखा, है ना, कि हिंदी को उत्तर भारतीय या कहें ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और सांस्कृतिक हमला मानने का विचार, और अपनी क्षेत्रीय पहचान को किसी बाहरी खतरे के खिलाफ एकजुट करने का एक हथियार बनाना। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि देखिए भारतीय संविधान इस मामले में एक संतुलन बनाने की कोशिश तो करता है। अनुच्छेद 343 से 351 है जो हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा देते हैं, पर साथ ही अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की आज़ादी देता है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और भी भाषाएं शामिल होने की कतार में हैं, करीब 38। हाँ, तो कोशिश तो है विविधता को समेटने की। भी बन जाता है। त्रिभाषा सूत्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। 1968 में आया था, फिर 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया गया। मकसद तो था हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा सिखाना। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि ये गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का तरीका है। अच्छा, कैसे? क्योंकि हिंदी भाषी राज्य अक्सर तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत चुन लेते हैं या कोई और भारतीय भाषा उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ाते। और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने तो इसे सिरे से ही खारिज कर दिया। उन्होंने 1968 में ही अपनी 2 भाषा नीति अपना ली थी, तमिल और अंग्रेजी। तो ये तो हुई संवैधानिक और ऐतिहासिक बात। पर आज के दौर में राजनीतिक दल इसे कैसे बुना रहे हैं? तमिलनाडु में देखें तो डीएमके और एमके स्टालिन, उन्होंने तो हिंदी विरोध को अपनी राजनीति का एक अहम हिस्सा बना लिया है। वो इसे हिंदी उपनिवेशवाद कहते हैं, मतलब हिंदी थोपने की कोशिश। हाँ, ये टर्म काफी इस्तेमाल होता है। स्टालिन का ये कहना कि हिंदी ने उत्तर भारत की 25 देशी भाषाओं को खत्म कर दिया, या तमिलनाडु अंग्रेजी राज के बाद हिंदी राज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, और तमिलनाडु का ये पैटर्न महाराष्ट्र में एक अलग रूप लेता है, पर उतना ही जटिल है। राज ठाकरे की एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनकी तो पूरी राजनीति ही मराठी मानुस और मराठी गौरव पर टिकी है। उनका अंदाज अक्सर टकराव वाला होता है, जैसे ये चेतावनी देना कि हिंदीकरण के प्रयास सफल नहीं होंगे और संघर्ष होगा। हाँ, वो तो है। और हाल में जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाषा के मुद्दे पर करीब आते दिखे, ये दिखाता है कि मुद्दा कैसे सियासी समीकरण बदल सकता है। हालांकि राज ठाकरे ज्यादा आक्रामक है इस पर। उद्धव ठाकरे को शिवसेना यूबीटी के तौर पर इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका भी देखनी है, पर दोनों का निशाना लगता है मुंबई महानगर पालिका चुनावों में मराठी वोटों को साधना है। अच्छा, और दूसरी तरफ है केंद्र में बीजेपी की रणनीति। वो हिंदी को बढ़ावा देने को राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन कई क्षेत्रीय दल इसे भाषाई साम्राज्यवाद के तौर पर देखते हैं, मतलब हिंदी को दूसरी भाषाओं पर लादने की कोशिश। हाँ, ये आरोप लगता है। जैसे वो खबर आई थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कथित तौर पर तमिलनाडु को त्रिभाषा सूत्र न मानने पर 2150 करोड़ रुपए की फंडिंग रोकने की चेतावनी दी। इसे इसी नजरिए से देखा जाता है। बीजेपी का गणित शायद यह है कि इससे हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत होगी। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें तो ये साफ दिखता है कि इन लड़ाइयों का सीधा रिश्ता
चुनावी राजनीति से है। स्टालिन के लिए ये 2026 विधानसभा चुनाव से पहले शायद किसी भी सत्ता विरोधी लहर को काटने का एक तरीका हो सकता है। ठाकरे बंधुओं के लिए मुंबई निकाय चुनाव बहुत अहम है, खासकर तब जब बीजेपी उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। और रिसर्च भी यही बताती है कि जब लोगों को लगता है कि उनकी भाषा को पहचान मिल रही है तो वो वोट डालने ज्यादा निकलते हैं। लेकिन इस राजनीतिक खेल के नतीजे सिर्फ वोटों तक तो सीमित नहीं हैं। इसके असली असर क्या हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चेतावनी दी थी कि भाषा के नाम पर हिंसा हुई तो निवेश पर असर पड़ेगा। और कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सरकारी नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा की शर्त है। ये आर्थिक मौके सीमित कर सकती हैं, लोगों के लिए दूसरी जगह काम करना मुश्किल बना सकती है। हाँ, और सामाजिक असर और चिंताजनक है। महाराष्ट्र में जैसे एमएनएस कार्यकर्ताओं का गैर मराठी लोगों पर हमला करना, ये समाज में बंटवारा और डर का माहौल बनाता है। सोशल मीडिया इस आग में घी का काम करता है। भारतीय भाषाओं में जो नफरत फैलाने वाला कंटेंट होता है उस पर रोक लगाना मुश्किल होता है। हाँ, मॉडरेशन सिस्टम शायद उतने प्रभावी नहीं है। बिल्कुल, अक्सर कमजोर होते हैं। इससे नफरत भरी बातें तेजी से फैलती हैं। ये सब देश के संघीय ढांचे पर भी दबाव डालता है, जहां राज्यों के अधिकार और केंद्र की नीतियों में टकराव बढ़ता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये स्रोत यही इशारा कर रहे हैं कि भारत में भाषा का मुद्दा सिर्फ संस्कृति या पहचान का नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी राजनीतिक बिसात है। नेता चुनावी फायदे, क्षेत्रीय ताकत बढ़ाने और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भाषा की पहचान का इस्तेमाल करते दिखते हैं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस राजनीतिक शतरंज की असली कीमत कौन चुका रहा है। राष्ट्रीय एकता पर चोट पहुंचती है, आर्थिक तरक्की में रुकावट आती है और समाज में खाइयां गहरी होती जाती हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। क्या भारत एक ऐसा रास्ता निकाल सकता है जहां वो अपनी इतनी सारी भाषाओं की विविधता का जश्न भी मनाए और इसे राजनीतिक हथियार बनने से भी रोके? ये संतुलन साधना शायद आज भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा तो लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।